आज अचानक एक छोटी घटना ने शिल्पा को फिर से अजीत की याद दिला दी। अजीत था ही ऐसा कि यादों से निकल ही नहीं पाता था। सबके दिल की बात समझने वाला, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने वाला एक जिंदा दिल इंसान। शिल्पा सोच में डूबी हुई थी कि एक बच्चा एक हाथ से अपनी माँ का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ में बड़ा सा गुब्बारा थामे नन्हे कदमों से दूर तक चक्कर लगाकर आता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे एक व्यक्ति था। अरे, यह तो अजीत जैसा लग रहा है। यह तो अजीत ही है। शिल्पा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अजीत भी आश्चर्यचकित होकर कुछ पल के लिए शिल्पा को देखता ही रह गया। फिर बच्चे की ओर मुस्कुराकर हाथ हिलाने के बाद शिल्पा के पास आकर उल्लासित स्वर में बोल उठा, शिल्पा, तुम यहाँ? शिल्पा भी अजीत को देख प्रसन्नता पर काबू नहीं रख सकी। तुमसे इतने सालों बाद यहाँ पर मिलना ही तय था शायद। अजीत, तुम तो अभी भी वैसे ही लग रहे हो जैसे 4 साल पहले कॉलेज में लगते थे, लेकिन तुम्हारा वो चुलबुलापन दूर हो गया है तुमसे। पहले वाली शिल्पा यूं समुद्र के किनारे चुपचाप बैठने वाली थोड़े ही थी। अजीत बिना किसी औपचारिकता के मन की बात कह उठा। ये बच्चा तुम्हारा है क्या? बच्चे की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने पूछा। अरे नहीं नहीं, इस बच्चे से तो अभी यही मुलाकात हो गई थी। अजीत की हंसी छूट गई। फिर संभलते हुए बोला, मैं तो अभी सिंगल हूँ। मम्मी पापा को सौंप दी है जिम्मेदारी। वे जब जिसे चुन लेंगे मैं उसका हाथ थाम लूँगा। वैसे कहाँ हो आजकल? यहाँ तुम्हारा जॉब है क्या? शिल्पा अजीत के विषय में सब कुछ जान लेना चाहती थी। नहीं शिल्पा, मैं तो यहाँ एक वर्कशॉप अटेंड करने आया हुआ हूँ। मैं अभी भी पुणे में ही हूँ। जब तुम्हारी ग्रेजुएशन हुई थी उसी साल मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद पीएचडी करने कनाडा की यूनिवर्सिटी चला गया। फिर वापस पुणे आ गया। 2 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर हूँ। तुम्हारा ससुराल तो दिल्ली में है ना? यहाँ पतिदेव के साथ घूमने आई हो क्या? नहीं अजीत, मैं अब दिल्ली में नहीं रहती। 3 सालों से पुणे में मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ। प्राइवेट बैंक में जॉब है। उसी की एक ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए अपनी टीम के साथ आई हूँ यहाँ। फिर मिलूंगी तो सब बताऊंगी। अभी मुझे गेस्ट हाउस में शाम को चाय के लिए पहुँचना है। सभी कलीग्स वहीं पर होंगे। फिर मिलते हैं। दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दिए और फ़ोन पर बात करने को कहकर चल दिए। गेस्ट हाउस पहुंच शिल्पा अपने कमरे में जाकर लेट गई। अचानक तेज सिर दर्द के कारण वो इवनिंग टी में सम्मिलित नहीं हो सकी। एक उदास सी सोच उस पर हावी होने लगी। जिंदगी ने कैसे कैसे रंग दिखाए थे उसे। कैसा निरर्थक सा था वो 1 वर्ष का विवाहित जीवन। पंकज का प्यार पाने के लिए क्या क्या बदलने का प्रयास नहीं किया उसने स्वयं में, लेकिन पंकज की चहेती नहीं बन सकी कभी। पंकज की पसंद के कपड़े पहनना, उसकी पसंद का खाना कुक से बनवाना और स्वयं भी वही खुशी खुशी खाना। उसके दोस्तों के आने पर सेवा में कोई कमी ना रहने देना। आगे की पढ़ाई और नौकरी का सपना देखना भी छोड़ दिया था उसने। अपनी ओर से जी जान निछावर करने पर भी वह पंकज की आंखों की किरकिरी ही बनी रही। इस रिश्ते का अंत तलाक नहीं होता तो क्या होता? शिल्पा का अपने माता पिता से बार बार एक ही सवाल करने को जी चाहता था कि क्या कमी थी अजीत में। उसकी निम्न जाति खटक रही थी आंखों में, तो उच्च जाति पंकज ने कौन सा सुख दे दिया उसे। कितने खुशनुमा थे वो दिन जो अजीत के साथ बीते थे। शिल्पा ने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसके सीनियर अजीत के चर्चे कॉलेज में खूब सुनाई देते थे। वह स्वयं भी उसके आकर्षक बुद्धिजीवी चरित्र से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। पढ़ाई की बात हो या आम जिंदगी की, अजीत सबकी मदद को तत्पर रहता था। शिल्पा को बीए के 2 वर्ष में जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए कुछ गणितीय अवधारणाएं समझने में मुश्किल हो रही थी तो अजीत के पास मदद के लिए चली गई। अजीत उस समय एमए कर रहा था, लेकिन अपने बीए में पढ़े ज्ञान के आधार पर उसने शिल्पा को सब कुछ समझा दिया। अपनी कठिनाइयों में अजीत का साथ उसे संबल देने लगा और सूने दिल में
अजीत के नाम की बयार बहने लगी। इन झोंकों का असर अजीत के हृदय समुद्र पर भी हुआ और प्यार की तरंगे उसके मन में भी हिलोरे लेने लगी। कॉलेज में वे लगभग प्रतिदिन मिलते और अपने विचारों का आदान प्रदान करते। उन दोनों के स्वभाव में अंतर था, शौक भी काफ़ी अलग थे, फिर भी कुछ न कुछ ऐसा अवश्य था जो दोनों को आपस में जोड़े हुए था। शायद अजीत का मर्यादित रहकर भी स्त्री मन की समझ रखना, इतनी निकटता और जुड़ाव के बावजूद भी वे एक दूसरे से अपने मन की बात कहने का साहस नहीं कर पा रहे थे। दिल की बात अचानक ही दोनों की जुबान पर तब आ गई जब कॉलेज की ओर से उन्हें एजुकेशनल ट्रिप पर दक्षिण भारत ले जाया गया। उस दिन अपने अपने अध्ययन क्षेत्रों में घूमने के बाद सभी विषयों के छात्र व अध्यापक शाम के समय बीच पर चले गए। वहां जाकर कुछ लड़के लड़कियां गपशप में व्यस्त हो गए तो कुछ एक दूसरे का हाथ थामे पानी में लहरों के आने जाने का आनंद लेने लगे। शिल्पा बालू पर बैठे बड़ी तन्मयता से एक घरौंदा बनाने में मग्न थी। दोस्तों से बातें करते हुए अजीत दूर से उसे देख रहा था। उसका मन शिल्पा के पास बैठने को बेचैन था। कुछ देर बाद वह चाय बेचने वाले से 2 कप चाय लेकर शिल्पा के पास चला गया। जब अजीत की नज़र शिल्पा के बनाए रेत के मकान पर पड़ी तो वह बहुत खुश हुआ। कितना सुंदर है यह छोटा सा रेत का मकान, रंग बिरंगी सीपियों से सजा हुआ। घर के बीचों बीच दिल का आकार बना हुआ था और उसमें अजीत और शिल्पा लिखा हुआ था। अजीत ने घरौंदे पर फूल की पंखुड़ियाँ बिखेर दी और एक बड़ा सा फूल शिल्पा के बालों में लगाता हुआ बोला, फूल नहीं, ये प्यार है मेरा। देखना, अब मेरा इश्क तुम्हारे सिर चढ़कर बोलेगा। इस तरह दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। अजीत ने उसके प्रेम में भीगे चेहरे को अपनी हथेलियों में समेट प्रेम की मोहर लगा दी। सचमुच अजीत के प्यार का जादू शिल्पा के सिर चढ़कर बोलने लगा था। दिन रात अजीत से मिलने को बेताब शिल्पा को उसके बिना जीना दुश्वार सा लगने लगा। अजीत भी शिल्पा के प्रेम में रंगा था, किंतु वो अपने को संयत कर प्रेम को मन में ही दबाए रखता था। शिल्पा जब कभी भी उसे अपने मन की हलचल के विषय पर खुलकर बताती तो वह मुस्कुराकर कहता, समय आने पर इस रिश्ते को नाम दे देंगे। शिल्पा अब इस बात को सोचकर बेचैन हो उठती कि उसके और अजीत के परिवार वाले इस रिश्ते को सहमति देंगे या नहीं। वह अपने माता पिता को सब कुछ बताकर भविष्य के प्रति आश्वस्त हो जाना चाहती थी। एक दिन जब वो हिम्मत जुटा अपनी भावनाएं माँ से साझा करने पहुंची तो उनकी प्रतिक्रिया देख वो भीतर तक आहत हो गई। ये क्या कह रही हो शिल्पा? धीरे बोलो। अच्छा हुआ जो तुमने ये बात अपने भैया अमन के सामने नहीं की, वह तो तुम्हारे कॉलेज जाने पर भी रोक लगवा देता। कहते हुए माँ ने कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। फिर थोड़ा नाराज़गी प्रकट करते हुए बोली, तुम्हें पता है ना कि अजीत नीची जाति से है। हमसे पाप करवाओगी क्या, नीची जाति वालों से संबंध बनवाकर? मम्मी की बातों से निराश शिल्पा शाम को पापा के आने का इंतजार करने लगी। उसे अपनी दुलारी बेटी कहने वाले पापा ने माँ का समर्थन करते हुए उसके सामने अपने एक मित्र के बेटे पंकज से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पंकज का परिवार काफ़ी संपन्न था। उनके विदेश तक फैले बिजनेस का पंकज ही अकेला उत्तराधिकारी था। शिल्पा की माँ ने प्रसन्नता दर्शाते हुए कहा, मैं तो अब शिल्पा के लिए लड़के देखने की बात आपसे करने ही वाली थी। इसका बीए फाइनल ईयर है। अच्छा हुआ कि आपकी पहचान में पंकज जैसा एक लड़का है। कल संडे है, मैं उन लोगों को फ़ोन कर घर आने को आमंत्रित कर देता हूँ। शिल्पा के पिता ने जेब से अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, पापा अभी मुझे बहुत पढ़ना है। अजीत को तो मैं केवल पसंद करती हूँ, इसलिए आपको बताना चाहती थी। शादी के बारे में तो मैं अभी सोच ही नहीं रही थी। शिल्पा ने इस प्रस्ताव को टालना चाहा तो हम भी बस यूं ही मिलने के लिए बुला लेते हैं उन लोगों को। शिल्पा की माँ के कहते ही उसके पिता शेखर ने पंकज के घर फ़ोन लगा दिया। माँ पापा अजीत से उसका संबंध किसी भी कीमत पर समाप्त करा देना चाहते थे। अगले दिन पंकज अपने परिवार के साथ आ गया।
शिल्पा कुछ देर उन लोगों के पास बैठने के बाद अपने कमरे में चली गई। इसी बीच उसके घर वालों ने पंकज के परिवार से दोनों के रिश्ते की बात कर ली। पंकज की माँ ने अपने गले से सोने का हार उतार कर शिल्पा के गले में पहना दिया। शिल्पा जैसी कोमल गुड़िया सरीखी लड़की को वह कैसे छोड़ देती। शिल्पा को वह हार एक बोझ सा लग रहा था। उसके पिता ने नोटों की ढेर सारी गड्डियाँ पंकज की झोली में डाल दी और दोनों के माता पिता ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर रिश्ता पक्का कर दिया। शिल्पा लुटी सी सब कुछ देखती रह गई। रात का खाना खाकर उनके जाने के बाद शिल्पा मुरझाए फूल सी अपने बिस्तर पर पड़ गई। अब क्या होगा? अजीत से सब कैसे कहेगी? सोचा क्या था और क्या हो गया? शिल्पा का मन बहुत अशांत था। रात भर वो सुबकती ही रही। सुबह होते ही वह जल्दी जल्दी तैयार हो कॉलेज के लिए निकल पड़ी और वहां पहुंचकर सीधा अजीत के क्लासरूम में चली गई। अजीत को देखते ही रुंधे गले से बात शुरू करते हुए बोली, अजीत, मेरे परिवार वालों के मन में मेरे लिए जरा सा भी स्नेह नहीं है। उनका असली चेहरा दिख गया है मुझे। अभी तक वे मुखौटे लगाकर रह रहे थे और शिल्पा ने रोते हुए पूरी बात बता दी। अजीत को कुछ नहीं सूझ रहा था। अभी तो वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ था। फिर शिल्पा को अपने साथ घर बसाने को कैसे कह देता। शिल्पा की बेबसी और अपनी लाचारी देख उसने पीड़ा को भीतर छुपाते हुए मुस्कुराता चेहरा अपने उदास चेहरे पर चढ़ा लिया और शिल्पा को परिस्थितियों से समझौता कर अपने माता पिता की बात मान लेने का सुझाव दे दिया। शिल्पा ने भी दिल पर पत्थर रख लिया। वार्षिक परीक्षा के बाद पंकज से उसका विवाह हो गया। विवाह के 2 माह बीतते बीतते वह जान गई कि पंकज का असली चेहरा कुछ और ही था। एक विनम्र, चरित्रवान और निश्चल व्यक्ति का मुखौटा लगाए वह सबको धोखे में रखता था। प्रतिदिन घर से देर आना, शराब पीकर शिल्पा को डांटना फटकारना और अन्य स्त्रियों से संबंध उसकी आदत थी। मदिरा के मद में कभी शिल्पा पर प्यार भी आता तो अगले दिन वही प्यार समाप्त भी हो जाता। पत्नी तो मात्र देह थी उसकी नज़रों में। देह की कभी भावनाएं होती हैं क्या? तभी तो शिल्पा का भावनात्मक होना उसे मजाक लगता था और पति के प्रति उसका प्रेम पंकज को कमजोरी की निशानी लगता था। शिल्पा उसके लिए हाथ आ चुकी वह वस्तु थी जो अब कभी छूटने वाली नहीं थी। शिल्पा अपने को प्रसन्न रखने का भरपूर प्रयास कर रही थी। स्वयं को सांत्वना देती रहती कि कभी न कभी समय और पंकज का मन बदल ही जाएगा। लेकिन सुधरना तो दूर, पंकज की निर्लज्जता दिनों दिन बढ़ रही थी। हद तो तब हुई जब वह अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को घर पर बुलाने लगा। शिल्पा को तब अपना ही घर पराया लगता। जब एक दिन निराश हो शिल्पा ने इसका विरोध किया तो पंकज उसे संकीर्ण विचारधारा की पिछड़ी हुई औरत कहकर मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम जैसी ओल्ड मेंटल औरत के लिए मेरे दिल में कभी जगह नहीं हो सकती। चुपचाप घर के कोने में पड़ी रहा करो। पैसा जब चाहे मांग लेना, कभी मना नहीं करूँगा। बस उन पैसों के बदले सोसाइटी में मेरी प्यारी सी संस्कारी धर्मपत्नी बनी रहना और मैं बना रहूँगा तुम्हारा शरीफ सा पति। गुस्से से थर थर कांपती शिल्पा ने यह सुन घर छोड़ने में 1 मिनट की भी देरी नहीं की। पंकज के सॉरी बोलने पर शिल्पा के माता पिता ने उसे एक और मौका देने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। शिल्पा की कोई मांग नहीं थी, इसलिए तलाक जल्दी ही हो गया। इकोनॉमिक्स में एमए करने के बाद एक प्राइवेट बैंक में उसकी नौकरी लग गई। पिछले 3 वर्षों से माता पिता के साथ रह रही थी वो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और शिल्पा को आभास हुआ कि वह गेस्ट हाउस में लेटे हुए ना जाने कितने वर्षों पीछे चली गई थी। लगता है डायरेक्टर सर होंगे, मीटिंग को लेकर कुछ ज़रूरी बात करनी होगी, सोचते हुए शिल्पा ने दरवाज़ा खोला तो सामने अजीत को देख आश्चर्य मिश्रित हर्ष से उसका मुंह खुला रह गया। कितने मैसेजेस किए मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पर, देखे भी नहीं तुमने, बहुत बिजी हो गई हो। बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए अजीत स्नेह भरे शिकायती अंदाज में बोला, बस सिर दर्द था तो थोड़ी आंख लग गई थी।
अरे, रात के 10 बज गए। दीवार घड़ी की ओर देखते हुए शिल्पा बोली। तभी तो आया था तुम्हारे पास। सोचा था अब तो डिनर भी कर लिया होगा तुमने। तुम्हारे साथ कुछ देर बैठने का मन था। चलो कहीं बाहर चलते हैं। वैसे खाना मैंने भी नहीं खाया अब तक। शिल्पा को मना करने का अवसर ही नहीं मिला। दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में चले गए। शिल्पा चाह रही थी कि उसके चेहरे पर पीड़ा की एक रेखा भी ना आने पाए। अजीत के सामने वो प्रसन्न दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अजीत ने पंकज की चर्चा छेड़ दी। शिल्पा अधिक देर तक अजीत के समक्ष संतुष्टि और प्रसन्नता का मुखौटा नहीं लगा सकी और पनीली आंखों से जीवन का कड़वा सच उसके सामने खोल कर रख दिया। क्या शिल्पा, तुम भी इतने दुख झेले और मुझे खबर तक नहीं दी? आज भी हम नहीं मिलते तो मैं जान ही नहीं पाता कि तुम पर क्या बीती है। शिल्पा की पीड़ा का असर अजीत के दिल से होकर चेहरे पर झलक रहा था। डिनर के बाद कुछ देर इधर उधर टहलते हुए दोनों ने बीते समय की अन्य बातें शेयर की। अजीत शिल्पा को गेस्ट हाउस तक छोड़ने आया। बाद में वे जितने दिन गोवा में रहे, काम से समय निकालकर कहीं न कहीं घूमने निकल जाते। यूं ही समुद्री तटों के लिए विख्यात गोवा में घूमते हुए शिल्पा को वो पल याद आ ही जाता था जब वे स्टडी टूर पर गए थे अजीत के साथ। अगले दिन शिल्पा पुणे लौट गई और 3 दिन बाद अजीत भी आ गया। वापस पुणे आने के बाद अजीत और शिल्पा अक्सर मिलने लगे। कभी शाम को ऑफिस के बाद वे एक साथ चाय कॉफ़ी पीते तो कभी रविवार के दिन मॉल में मिलते। अपने घर में यह सब बताकर शिल्पा कोई बवंडर खड़ा नहीं करना चाहती थी, किंतु एक दिन उन दोनों के एक मित्र अखिलेश का कुछ दिनों बाद विवाह होने वाला था। एक साथ कार्ड देने के उद्देश्य से उसने कुछ दोस्तों को रेस्टोरेंट में बुला लिया। सबसे पहले अजीत व शिल्पा वहां पहुंचे। वे जाकर बैठे ही थे कि शिल्पा की नज़र सामने की टेबल पर पड़ गई। उसका भाई अमन अपने एक मित्र के साथ वहां बैठा हुआ था। अखिलेश व अन्य मित्रों के आने तक वे दोनों अमन भैया के पास जाकर बैठ गए। सबके आ जाने पर अमन भैया वापस चले गए। चाय पीते हुए वे सब कॉलेज के दिनों को याद कर ठहाके लगा रहे थे। शिल्पा भी बातचीत और हंसी मजाक में सबका साथ दे रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर भयभीत थी कि घर जाने पर जाने क्या होगा। अमन भैया अजीत को लेकर ना जाने मम्मी पापा से क्या कहेंगे। रेस्टोरेंट से निकलकर शिल्पा ने अपने मन का डर जब अजीत के सामने रखा तो उसने आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी समय यदि उसकी आवश्यकता हो तो कॉल या मैसेज कर दे। वो जल्द से जल्द उनके घर पहुंचकर उसके परिवार वालों को समझा देगा। शिल्पा ने डरते हुए घर में कदम रखा। माँ उसके लिए चाय लेकर आ गई। फिर अमन और माता पिता के बीच कानाफूसी होने लगी। कुछ देर बाद वे तीनों मुस्कुराते हुए शिल्पा के पास आए और बात शुरू करते हुए माँ बोली, बेटा, अमन बता रहा था कि अजीत की अभी तक शादी नहीं हो पाई है। हम चाहते हैं कि उसे कल घर पर बुला लो। हम रिश्ते की बात करना चाहते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? शिल्पा के माथे पर बल पड़ गए। मेरी और पापा की भी यही राय है। अमन मुस्कुरा रहा था। शिल्पा गंभीर हो चुकी थी। उसने कहा, पापा, अब मैं तलाकशुदा हूँ। अजीत के घर वाले, मैं उन्हें मनाऊंगा बेटा, उसके पापा बात काटते हुए बोले। अजीत से मिलकर शिल्पा ने यह खुशखबरी उसे सुनाई। अजीत खुशी से उछलकर शिल्पा को अपनी गोद में उठा लिया। गोल गोल घूमते हुए दोनों चक्कर खाकर गिर पड़े। अजीत ने शिल्पा के माथे को चूम लिया और निकल पड़े दोनों नए सफ़र की ओर। 2 हफ्ते बाद दोनों के घर वालों की रजामंदी से धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।